Hello class. So today we are going to discuss a new chapter, that is deduction and relief. Now see, the government gives various types of deduction, exemption, allowances and reliefs to an assessee so that they can reduce their tax liability. So there are certain deduction which is allowed fully or partly. There are certain relief which is allowed fully or partly, as the case may be. So over here we are discussing section 80C and 80G. अब क्लास आप प्रीवियस सेमेस्टर में सैलरी इनकम नाम का चैप्टर पढ़े थे, तो वहां पर भी आपने सेक्शन को पढ़ा होगा और वहां पर लिस्ट दिया गया था कि सेक्शन 80C में कौन से डिडक्शन आते हैं, लाइक पीपीएफ है, ठीक है, फिर एलआईसी का कोई प्रीमियम पेड है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर आपने देखा होगा। यहाँ पर हमें छोटे छोटे सम दिए होंगे जिसमें से हमको कौन से पेमेंट जो एसएससी ने किए हैं वो डिडक्शन के लिए अलाउेबल है, उसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सम नंबर 1 को देखते हैं। Miss Babita has made the following payments during the previous year 1920. Now how to solve the sum? तो यहाँ पर आप देख सकते हो statement showing deduction under section 80C of Miss Babita, previous year 1920, assessment year 2021. अब प्लस आपने देखा होगा कि मैंने आपको इतने सारे सम पढ़ाए, सब में मैंने प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर को मेंशन किया है, एंड इट इज मैंडेटरी टू राइट, क्योंकि आपको पता है कि हर साल के बाद असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर चेंज हो जाता है, एंड द प्रोविजन ऑफ ईच एंड एवरी ईयर इज डिफरेंट, इज रिवाइज्ड in the financial bill which is issued by the our respective finance minister. तो उसकी प्रोविजन रिवाइज्ड होती है, उसमें अमेंडमेंट होता है, चेंजेस होते हैं। सो उसके तहत जब भी आप कैलकुलेशन करो तब आपको ये दोनों चीज दिखानी कंपलसरी है कि आपने कौन से प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन किया है, और उसी के रिलेटेड उसी साल की प्रोविजन वहां पर लगेगी। अब देखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम हमने बनाए हैं। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट ऑफ माइनर डॉटर, अब ये अलाउबल है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में देख सकते हो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट 50,000 लिखा है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट विद एसबीआई फॉर 1 ईयर, क्लास 1 ईयर का डिपॉजिट विद एसबीआई नहीं आता, 5 ईयर का आता है। इफ इट इज एफडी ऑफ 5 ईयर्स विद एसबीआई तो वो कंसिडर होता है, 1 ईयर का नहीं आता, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, कि आपको डिडक्शन के लिए अलाउबल नहीं है। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम एलआईसी प्रिंसिपल। आपको पता है कि इंटरेस्ट आप कहाँ पर माइनस लेते थे, हाउस प्रॉपर्टी में, यहाँ पर प्रिंसिपल माइनस मिलता है। सो जितना प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ट्यूशन फी फॉर 3 चिल्ड्रन ऑफ ₹20,000। अब यहाँ पर एक कैप है, ये 2 चिल्ड्रन के लिए लिमिट होती है यहाँ पर, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आपको 60,000 दिया, लेकिन 60 पूरा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कितना मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन ट्यूशन फी 20,000 and it's a maximum for 2 children, so it's 40,000. LIC premium paid fully, that is 25,000.
नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्स इश्यू, उसका जो इश्यू होता है वो भी आपको पूरी तरह से अलाउबल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन एनएससी इश्यू 30,000 मेंशन किया गया है। एंड द लास्ट इज अक्रू इंटरेस्ट ऑन एनएससी इश्यू ब्रॉट अर्लियर। अब देखो क्लास, यहाँ पर क्या होता है, अगर ये अक्रूड इंटरेस्ट लास्ट ईयर का होता और बिफोर मैच्योरिटी होता तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहां पर बिफोर मैच्योरिटी नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो हम यहां पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इसको यहां पर हम पूरा कंसिडर कर रहे हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी ब्रॉट अर्लियर 5440। सो अब टोटल अमाउंट हो गया 1,90,440। अब आपको पता है कि डिडक्शन एंड एसेशन एटीसी इज सब्जेक्ट टू ऑफ मैक्सिमम रुपीज 1,50,000। तो यहाँ पर आप 150 से ज़्यादा तो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर आप कितने क्लेम कर पाओगे, 150, और रिमेनिंग पर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिडक्शन देख सकते हो आंसर में जाकर, ये रहा डिडक्शन इज 150, क्योंकि उससे ज़्यादा आप एन एस एस कैन नॉट क्लेम, ठीक है। सो दिस इज द वन। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री प्रकाश शाह। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट मैंने बना दिया है, स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ श्री प्रकाश शाह, प्रीवियस 1920 असेसमेंट 2021 पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अब सम को देखते हैं। श्री प्रकाश शाह had made the following investment during the previous year 1920 determine the amount of reduction under section 80C for the assessment year 2021। अब यहाँ पर हम वन बाय वन फिर से देखते हैं। ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, किसी को याद होगा आपने अगर सैलरी इनकम पढ़ा होगा क्लास, तो वहां पर आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखते थे और वहां पर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आता था तो हम एटीसी में ले जाते थे। तो यहाँ पर वो आपको अलाउबल मिलेगा डिडक्शन के तौर पे, तो ये आपको फुल्ली लिखना है। तो यहाँ पर आप देखो ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 18,000 मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है डिपोजिट मेड इन पीपीएफ, अभी आया था ऊपर, पीपीएफ तो मिलता ही है। सो यहाँ पर डिपोजिट मेड इन पीपीएफ अकाउंट 80,000। इन्वेस्टमेंट अंडर द मास्टर इक्विटी प्लान ऑफ यूटीआई, यूटीआई का अगर कोई मास्टर इक्विटी प्लान है तो वो भी आपको अलाउबल मिलता है 14,000। तो यहाँ पर आप देखो 14,000 यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इन्वेस्टमेंट अंडर द मास्टर प्लान ऑफ यूटीआई। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, वो भी आपको माइनस मिलता है डिडक्शन के तौर पे। सो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट इन एनएससी करके 20,000 लिखा हुआ है। अमाउंट डिपॉजिट इन 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विथ एसबीआई, मैंने बोला था ना 1 ईयर नहीं आता लेकिन 5 ईयर आता है, तो यहाँ पर उसे हम कंसिडर करेंगे 25,000 को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन 5 ईयर एफडी विथ एसबीआई 25,000 लिखा हुआ। नेक्स्ट है डिपॉजिट मेड इन पीओएसबी अकाउंट। क्लास किसी को याद होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब हमने डिस्कस किया था तब वहाँ पर मैंने उसका इंटरेस्ट बताया था। अगर सिंगल नेम पर अकाउंट है तो 3,500 और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 तक आपको इंटरेस्ट माइनस मिलता था, कि यहाँ पर आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा वो डिपॉजिट, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं, यू कैन नॉट क्लेम ओवर हियर अंडर एटीसी। अगेन देयर इज वन इन्वेस्टमेंट इन किसान विकास पत्र, अगेन इट्स अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ आईफोस, तो यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर माइनस नहीं मिलता है। एलआईसी प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, यस उसे हम लेंगे। सो यहाँ पर देखो एलआईसी प्रीमियम पेड 6,000 आपने लिया है। अब टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट अगर आप टोटल अमाउंट निकालते तो आया 1,63,000। अगेन आपका कैप कितने का है, मैक्सिमम 150 का। सो अगेन योर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज मैक्सिमम रुपीज 1,50,000 और रिमेनिंग जो भी बचता है 13,000 उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम आंसर से भी मैच कर लेते हैं, यस इट इज मैक्सिमम 150। लेट अस मूव टू सम अनदर सम। श्री कल्पनाथ रॉय, स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ श्री कल्पनाथ रॉय, प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021। स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट का बना है। अब हम सम को देखते हैं।
द टोटल ग्रॉस अमाउंट, टोटल इनकम ऑफ श्री कल्पना तो 58 ईयर ऑफ एज है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। फॉर द अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ईयर 1920 अमाउंट रुपीज 6,50,000। Compute the taxable deduction, amount of deduction under section 80C and 80D available from the total gross income। 80D को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, वो मेडिक्लेम के लिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले 80C को देख लेते हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, अभी ऊपर ही आया था, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉय सैलरी में टैक्सेबल होता है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 14,500। प्रीमियम पेड टू ऑन हिज LIC पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/12 ऑफ रुपीज 14,000। क्लास एक रूल मैं आपको समझा देता हूं उसके पहले। अगर कोई LIC की पॉलिसी 1/4/12 से पहले ली है तो आपको 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट एग्जाम मिलेगा। एंड इफ इट इज टेकन आफ्टर 1/4/12 then 10%, not 12, 10% of the policy amount is to be exempt। तो अगर 1/4/12 से पहले पॉलिसी लिया है तो पॉलिसी का 20% आपको एग्जाम मिलेगा। इफ इट इज आफ्टर देन 10% इज टू बी अलाउड फॉर द रिडक्शन पर्पस। तो यहां पर हम देखते हैं क्या था, टेकन बिफोर 1/4/12 तो 20% सीधा मिलेगा। पॉलिसी अमाउंट का, पॉलिसी कितने की है 40,000। सब क्या करेंगे, सीधा LIC प्रीमियम पेड 40,000 का 20%, तो आपको 8,000 ही डिडक्शन के तौर पर मिलेगा, जो कि वहां पर 9,000 है। कंट्रीब्यूशन टू LIP ऑफ LIC जो पॉलिसी स्कीम है वो भी आपको माइनस मिलती है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 75,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन द एलिजिबल शेयर्स ऑफ पावर सेक्टर कंपनी। सो पावर सेक्टर कंपनी के जो भी शेयर है वो भी आपको माइनस के तौर पे मिलते हैं क्लास। सो यहाँ पर PF का था 75,000, LIC का 12,000 और ये जो पावर सेक्टर यूनिट का है वो हो गया 23,000, वो भी आपको माइनस मिलेगा। डिपॉजिट विथ SBI 5 ईयर पीरियड, मैंने बोला था 1 ईयर नहीं आता 5 ईयर आता है। सो ये भी 16,000 हम लेंगे। सो ये हो गया 16,000। नाउ टोटल अमाउंट 1,48,500 आया, तो ये 50 से तो कम है। सो ये पूरा जो डिडक्शन है वो अलाउबल है फॉर द कल्पनाथ रॉय। अगर एक 50 से एक्सीड होता तो ये हम कैप लगाते हैं भी एक 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ तो कम है तो पूरा उसको अलाउबल मिलेगा फॉर द डिडक्शन पर्पस। अब 80D की बात कर लेते हैं। बस 80D किसके लिए है, मेडिकल इंश्योरेंस के। रूल आपको पहले बता देता हूँ, कोई भी इंसान जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको 25,000 तक ए डिडक्शन अलाउबल है। बट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ज्यादा एज वाले, उसके लिए 30,000 है। अगर ये 25 और 30 हो गया। अगर आपके पास एडिशनल डिपेंडेंट पेरेंट्स है और वो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25 आपका मिलेगा, 25 उनका मिलेगा। बात को समझे ना, आप खुद का 25 तक जा सकते हैं और जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है उसका भी 25 तक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 25 आपका और 30 उनका। अगर आप भी सीनियर सिटीजन है और आपके मदर फादर भी डिपेंडेंट है और सीनियर सिटीजन है तो 30 आपका 30 उनका। सो ये पूरा जो है ये आपको बात सुपर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उसके लिए ये क्लेम नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी कोई लेता भी नहीं है, तो उनके लिए वो मेडिकल एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो ये जो रूल था मैं आपको पहले क्लियर करवा देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं पेड 35,000 टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर उनकी एज देखो, कल्पना रॉय की 58 ईयर है। सो यहाँ उनको 25,000 तक रिडक्शन मिलेगा क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो अंडर सेक्शन 80D का कैलकुलेशन
मेडिक्लेम इंश्योरेंस 35,000 लेस एग्जाम 25,000, सो रिमेनिंग 10,000 पर उनको टैक्स पे करना। ठीक, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट सेक्शन 80D। अब इस 80D का एक एमसीक्यू भी छोटा सा आ सकता है कि भाई कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका कितना डिडक्शन मिलता है, कहाँ तक मिलता है, डिपेंडेंट पेरेंट्स का एक्सटर्नल एडिशनल कितना मिलता है वगैरह वगैरह। तो ये रूल के तहत आपको पता चल जाएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया अभी मैक्सिमम कितना आप दे सकते हो उतना ले सकते हो। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन 80G। प्लस सेक्शन 80G है वो डोनेशन के लिए, इट इज रिलेटेड टू डोनेशन। अब उसमें भी दो पार्ट है, ब्रॉड, टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला है विदाउट लिमिट, दूसरा है विद इन द लिमिट। उसमें भी दो दो सब कैटेगरियां हैं। पहला है 100%, दूसरा है 50%। दूसरे में भी 100%, 50%। विदाउट लिमिट है, वहां पर आप जितना भी डोनेशन करो आपको पूरा डिडक्शन के तौर पर मिलेगा। अगर वो 100% की कैटेगरी में है तो 100%, और अगर वो 50% के कैटेगरी में है तो 50%। और जो विद इन द लिमिट है वहां पर 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम का कैप लगाया गया है कि उसके 10% से ज्यादा आप डोनेशन नहीं कर सकते। अगर किया है तो भी आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। अब इसका लिस्ट आपके बुक में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आप एक बार उसे देख लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट समझा देता हूं। अगर कोई नेशनल फंड है, चीफ मिनिस्टर फंड है, पीएम फंड है, स्टेट गवर्नमेंट फंड है, तो वो 99.99% विदाउट लिमिट 100% की कैटेगरी में आएगा। अब दूसरी क्या आई, वही कैटेगरी मतलब विदाउट लिमिट 50% की कैटेगरी। अब उसमें क्लास पूरा गांधी परिवार है, सिर्फ एक को छोड़ के। एक है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा सूखा कोष जिसे बोलते हैं। वो एक ही फंड ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर का है लेकिन 50% की कैटेगरी में। बाकी के तीन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये याद रखना बहुत इजी हो गया। तीन गांधी परिवार और एक प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। अभी मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर 100% कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, मतलब सूखा तो सूखा ही रहेगा, ऐसा समझ लो। तो वो 50% की कैटेगरी में है। अब रिमेनिंग जो विद इन द लिमिट है 150%, उसके लिए आप एक बार देख लेना लिस्ट। 50% की कैटेगरी में मैंने मुझे लगता है कि कोई भी ओके। एक 100% की कैटेगरी में आपको बता देता हूँ, डोनेशन गिवन टू एनी यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो 100% की कैटेगरी में है। ठीक है, उस पर 10% का जो भी कैप वगैरह कुछ होता है वो भी शायद इसमें 10% का कैप नहीं है शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन जो 50% का कैप है वो मुझे याद है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है फैमिली प्लानिंग के लिए जो होता है टुवर्ड्स पेमेंट, तो वो विद इन द लिमिट और 50% के कैटेगरी में है। तो आप एक बार उसे सिर्फ देख लेना, ऑलरेडी आपकी बुक में वो दिया गया है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्टकट आपको दे दिया ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया कि 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो यहां पर मैंने पहले मेंशन कर दिया है कि एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सेप्ट 80G। सो 80G को छोड़ के जितने भी डिडक्शन है, आपको पता है ना 80C से 80U तक डिडक्शन है, उसमें से जी को छोड़ दो, बाकी सारे डिडक्शन माइनस कर दो, और रिमेनिंग जो आएगा वो आपके पास आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। सो यहां पर मैंने आपको समझाया है। अब हम एक सम को देखते हैं। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80G while calculating the taxable income of Shri Rahat Giri
फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। टोटल ग्रॉस इनकम है 6,46,000 और क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है 1,60,000। अब इन दोनों को मैं अभी टच नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला था हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम का, उसके लिए मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, वो जब आएगा तब मैं उसे देखूंगा। अब डोनेशन गिवन ड्यूरिंग देयर वो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 दिए है। अब हम 1 बाय 1 लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बना देते हैं पहले। स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ श्री राहतगिरी, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। अब पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, डोनेशन विदाउट द लिमिट, एंड देन जाएगा हम विद इन द लिमिट में, ठीक है। देखते हैं कौन से आते हैं। नंबर 1, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, मैंने भी क्या बोला, पीएम सीएम नेशनल फंड सब 100% विदाउट लिमिट। सो यहां पर देखो डोनेशन गिवन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड 100%, मतलब जो भी किया उसका पूरा 100%, मतलब 11,000। दूसरा, टू गुजरात यूनिवर्सिटी, अभी मैंने बताया ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट या गुजरात यूनिवर्सिटी, वो भी 100% विदाउट लिमिट पूरा मिलेगा। सो यहाँ पर देखो डोनेशन टू जीयू पूरा 10,000 का 100%, दैट इज 10,000 लिखा है। देन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, मैंने क्या बोला था, एक ही फंड ड्रॉट रिलीफ फंड ऐसा है जो विदाउट लिमिट 50% की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो इसका जितना आपने डोनेशन किया उसका आपको 50% नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर देखो टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 20,000 का 50%, तो आपको 10,000 ही मिलेगा, लेकिन विदाउट लिमिट की कैटेगरी में, ठीक है। सो ये टोटल हो गया आपका 11 और 10 21, 21 और 10 31। अब टाइटल लगा है डोनेशन सब्जेक्ट टू 10% लिमिट। सो विद इन द लिमिट वाला जो पॉइंट था वहां पर हम लोग देखेंगे। द इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैंने बताया था ना अभी फैमिली प्लानिंग वाला, वो 50% और विद इन द लिमिट की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन इसको देखने से पहले आपको आपका टोटल एडजस्टेड इनकम निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा आपका डोनेशन नहीं होना चाहिए। इट्स अ विद इन द लिमिट ऑफ 10%। सो यहां पर हम पहले जाते हैं और निकालते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला है टोटल ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। यहां पर हम देखते हैं कितना है, 6,46,000 है हमारा, तो यहां पर मैं 4 की जगह 6 कर देता हूं क्लास। 6,46,000 माइनस डिडक्शन कितना है 160। अब क्लास मैं यहां पर 160 नहीं लूंगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट मेरा 1.5 लाख तक का ही है एटीसी में, देखो वहां पर एटीसी लिखा है, तो 1.5 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो मैं 1.5 लाख उसमें से माइनस कर देता हूं। सो ये हो जाएगा 4,96,000, और अगर आप 4,96,000 का 10% करोगे तो ये हो जाएगा 49,600। मतलब आपका जो ये लिमिट वाला डोनेशन है वो 49,600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहां कैप आ गई है। अब ज्यादा करोगे तो आपको घटाना पड़ेगा कोई भी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे में क्या है। हमारे में जो फैमिली प्लानिंग वाला था वो सिर्फ 22,000 है, मतलब लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आपको वो पूरा माइनस मिलेगा। सो यहाँ पर इट इंस्टीट्यूट टुवर्ड द फैमिली प्लानिंग दैट इज 100%, वो 100% की कैटेगरी में आता है, इसलिए पूरा 22,000 वहां पर लिया गया है, क्योंकि वो आपका जो था फैमिली प्लानिंग वाला जो पॉइंट वो वहां पर आएगा, जो भी टोटल हमने बताया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो ये हो गया 22,000। सो अब दोनों को मिला देते हैं, सो ये हो गया टोटल 53,000, ठीक है। सो अब आप ये जो लिमिट थी वो सिर्फ 10% के लिए ही थी, सो टोटल आपका 53,000 आया टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। टोटल ग्रॉस इनकम कितना था
6,46,000, उसमें से आपने माइनस किया 1.5 लाख, तो आपका आया था 4,96,000, उसमें से आप 53,000 माइनस कर दो, तो आपका नेट आंसर आएगा टैक्सेबल 4,43,000, 4,43,000. So this is class your taxable income. So this way you can calculate for the ATG. एग्जाम में जो सम आते हैं क्लास वो आते हैं मोस्ट प्रोबेबली ATC के, ATG का MCQ हो सकता है, सो आप ATC को एक बार अच्छे से देखना, ATG को भी देख लेना ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए. सो यहाँ पर ये चैप्टर को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मेरा जो लास्ट टॉपिक बचता है GST, उसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच क्लास.